नमस्कार। आज हम रोहिंग्टन मिस्त्री के एक बहुत ही चर्चित उपन्यास अ फाइन बैलेंस की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। जी, हमारे पास एक आप कह सकती हैं समीक्षा या लेख के कुछ अंश हैं। शीर्षक है इसका फाइन बैलेंस, भारतीय जीवन का संघर्ष। और हमारा इरादा है कि इस विश्लेषण के जरिए उपन्यास के मतलब दिल तक पहुंचें, समझें कि ये किताब इतनी अहम क्यों मानी जाती है। हाँ बिल्कुल। ये उपन्यास आया तो था 1995 में, लेकिन इसकी कहानी वो हमें ले जाती है 1970s के भारत में। अच्छा। खास तौर पर 1975 से 77 के बीच का जो वक्त था, जब देश में आपातकाल मतलब इमरजेंसी लगी हुई थी। हाँ, इमरजेंसी का दौर। जी, वो एक ऐसा दौर था जिसने आम लोगों की जिंदगी पर आप देखिए बहुत ही गहरा असर डाला था। तो इस समीक्षा के सहारे हम यही देखेंगे कि उपन्यास कैसे उस दौर की तस्वीर पेश करता है। सही। तो चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं। समीक्षा में जैसे 4 मुख्य किरदारों का जिक्र है जिनकी जिंदगियां आपस में उलझ जाती हैं। हाँ। पहली है दीना दलाल, एक पारसी विधवा हैं जो अपनी आज़ादी और कह सकते हैं आत्मसम्मान उसे बचाए रखने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही हैं। घर से ही सिलाई का काम चलाती हैं। बिल्कुल। और दीना का किरदार वो उस दौर की कई महिलाओं की कहानी कहता है एक तरह से, जो सामाजिक बंधनों के बावजूद अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी। फिर आते हैं 2 दर्जी, ईश्वर और उनके भतीजे ओम प्रकाश। ये चाचा भतीजा हैं। समीक्षा बताती है कि वे तथाकथित निचली जाति चमार समुदाय से हैं और गांव में उन पर जो जुल्म हुए उनसे बचकर वो शहर आए हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इन दोनों किरदारों की कहानी तो लगता है सीधे सीधे समाज की दुखती रग पर हाथ रखती है। और चौथा अहम किरदार है मानिक कुलाह। हाँ, मानिक एक युवा पारसी छात्र है जो पढ़ाई के लिए शहर आता है और फिर वो दीना के यहाँ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगता है। समीक्षा कहती है कि वो कहानी में एक बाहरी नजर लाता है, कुछ हद तक मासूमियत भी। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये चारों देखिए बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी। सही। लेकिन हालात उन्हें एक छत के नीचे ले आते हैं। सही। दीना को अपने सिलाई के काम के लिए ईश्वर और ओम की जरूरत है और उन्हें काम और रहने की जगह चाहिए। बिल्कुल। और उन दोनों को काम और सिर छिपाने की जगह। मानिक उस घर में एक तरह की बाहरी कड़ी बन जाता है। फिर धीरे धीरे जरूरत और थोड़ी इंसानियत के मिले जुले धागों से उनके बीच एक अनकहा सा अनौपचारिक सा रिश्ता बनता है। एक तरह का काम चलाऊ परिवार जैसा। हाँ, कह सकते हैं एक काम चलाऊ परिवार। ये जो काम चलाऊ परिवार या फिर नाजुक संतुलन की बात है, शायद यही उपन्यास के शीर्षक अ फाइन बैलेंस का असल मतलब है। लेकिन ये संतुलन जाहिर है बहुत ही अस्थिर है ना? हाँ, बहुत नाजुक। समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती है कि बाहरी ताकतें, खासकर वो इमरजेंसी वाले हालात, इस संतुलन को तोड़ने लगते हैं। जी हाँ, और यहीं से कहानी का रुख बदलता है। वो जो आपातकाल है वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं रहती, वो इन चारों की जिंदगियों में एक तरह से कहर बनकर टूटती है। समीक्षा के मुताबिक इमरजेंसी की जो कठोर नीतियां थीं, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी दमन, वो उनके पहले से ही मुश्किल जीवन को और ज्यादा भयानक बना देती हैं। उनका जो वो छोटा सा नाजुक सा सहारा था वो बिखरने लगता है। हाँ, बिखरने लगता है। ये हमें उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं उनकी तरफ ले जाता है। जी। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा विषय है मानवीय पीड़ा और संघर्ष का। जी। ऐसा लगता है उपन्यास इस बात पर बहुत जोर देता है कि आम इंसान कितनी भयानक मुश्किलों में भी कैसे टिके रहने की कोशिश करता है। हाँ, और समीक्षा भी इसी बात को रेखांकित करती है। ये सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, मतलब गरीबी, अन्याय, हिंसा, ये सब तो है ही, पर एक अंदरूनी लड़ाई भी है। अंदरूनी लड़ाई कैसी? कि कैसे उम्मीद की एक छोटी सी टिमटिमाती हुई किरण को जिंदा रखा जाए जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो। पात्र बार बार गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर कहीं से उठ खड़े होने की या कम से कम बस सांस लेते रहने की वजह ढूंढते हैं। ये देखना कि वो उम्मीद कहाँ से लाते हैं, हाँ, ये वाकई झकझोरने वाला हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र ईश्वर और ओम प्रकाश की कहानी में साफ तौर पर आता है, वो है जाति और वर्ग का विभाजन। हाँ, जाति। ये तो खैर भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई है ही, और लगता है उपन्यास इसे बिना किसी लाग लपेट के दिखाता है। सही कहा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ईश्वर और ओम प्रकाश गांव के अत्याचारों से बचकर शहर तो आ जाते हैं, लेकिन वो जो जाति का दंश है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता। शहर में भी नहीं। उन्हें शहर में भी शोषण, अपमान और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
ये दिखाता है कि कैसे जातिगत पूर्वाग्रह समाज में कितने गहरे बैठे हुए थे और शहर की चकाचौंध भी उसे छुपा नहीं पाती थी। ये उनके अवसरों को सीमित कर देता होगा। अवसरों को भी और कई बार तो उनके वजूद को ही सीमित कर देता है। और फिर आता है राजनीतिक दमन का मुद्दा, खास तौर पर इमरजेंसी के संदर्भ में। समीक्षा कुछ बहुत ही गंभीर और विचलित करने वाली बातों का जिक्र करती है, जो दिखाती हैं कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग आम लोगों पर भारी पड़ता है। हाँ, समीक्षा आपातकाल के उस स्याह पक्ष को उजागर करती है जिसका निशाना अक्सर सबसे गरीब और हाशिए पे पड़े लोग बनते थे। जैसे जिक्र है जबरन नसबंदी अभियानों का। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। जो उस वक्त मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन था। फिर शहरी गरीबों के आशियाने मतलब झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ देना बिना किसी मुआवजे के। हाँ, बिना किसी मुआवजे या ठीक पुनर्वास के बेरहमी से उजाड़ देना। ये सब सरकारी नीतियों के क्रूर चेहरे थे। और पुलिस की बर्बरता का भी जिक्र है समीक्षा में। ये सब मिलकर तो एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, कि कैसे राज्य की ताकत नागरिकों की भलाई के बजाय उन्हें कुचलने का हथियार बन सकती है। समीक्षा के अनुसार उपन्यास शायद यही दिखाना चाहता है कि राजनीतिक उथल-पुथल का सबसे बुरा असर हमेशा सबसे कमजोर तबकों पर ही क्यों पड़ता है। सही कहा। और यहीं पर एक और गहरा सूत्र सामने आता है। समीक्षा ये भी बताती है कि कैसे राजनीतिक नाकामी या दमन समाज में पहले से मौजूद दरारों को, जैसे जातिगत भेदभाव है, उसे और गहरा कर देता है, उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब ये तीनों चीजें, व्यक्तिगत पीड़ा, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक दमन, ये अलग अलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक खतरनाक कह सकते हैं सिलसिला बनाती हैं। ये तो बहुत गंभीर और सोचने वाली बात है। और इन सब के बीच वो फाइन बैलेंस वाली बात, आशा और निराशा के बीच का संतुलन। क्या उपन्यास में वाकई आशा की कोई किरण दिखती भी है या बस अंधेरा ही अंधेरा है? समीक्षा के मुताबिक हाँ, आशा है, लेकिन बहुत क्षणिक, बहुत नाजुक सी। अच्छा, कैसे? जैसे जीवन की कठोर सच्चाइयों के बीच मानवीय रिश्तों की थोड़ी गर्मी, हंसी मजाक के कुछ पल, या बस अगले दिन की रोटी जुटा लेने की वो छोटी सी जीत, ये सब आशा की किरणें हैं। लेकिन उपन्यास ये भी दिखाता है कि ये संतुलन लगातार खतरे में रहता है और निराशा का पड़ला वो अक्सर भारी रहता है। तो ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो आपको दिलासा दे, ये यथार्थ का आईना है ज्यादा। सही। अब अगर हम मिस्त्री की लेखन शैली पर बात करें, समीक्षा कहती है कि उनकी भाषा बहुत संवेदनशील है, ब्यौरों से भरी हुई है और भावनात्मक रूप से असरदार है। हाँ। ऐसा लगता है कि वे पाठक को किरदारों के साथ हंसाते भी हैं और रुलाते भी हैं। हाँ, ये बात है। समीक्षा मिस्त्री के जो विस्तृत वर्णन है उनकी तारीफ करती है। वो सिर्फ कहानी नहीं कहते, बल्कि उस दौर के भारत का पूरा माहौल रच देते हैं। माहौल मतलब गलियों की धूल, बारिश की बूंदें, इंसानी रिश्तों की गर्मी और कड़वाहट, सब कुछ पाठक महसूस कर सकता है। ओह वाह! और शायद यही वर्णन है जो कुछ पाठकों को कभी-कभी थोड़ा धीमा लग सकता है, जैसा कि समीक्षा में एक संभावित कमजोरी के तौर पर भी बताया गया है। अच्छा, ये एक दिलचस्प बिंदु है। मतलब गहराई और विस्तार के लिए कभी-कभी गति की कुर्बानी देनी पड़ती है। हाँ, कह सकते हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि मिस्री भारत के जीवन के दोनों पहलू दिखाते हैं, उजाला भी और अंधेरा भी। बिल्कुल। वो भारत की खूबसूरती, यहाँ के लोगों का वो लचीलापन, उनकी जिंदा दिली, उसे भी दिखाते हैं, लेकिन साथ ही वो गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार, क्रूरता, उसको भी नजरअंदाज नहीं करते। तो एक संतुलित चित्रण कह सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से एक संतुलित चित्रण है जो किसी एक पक्ष की तरफ झुकावा नहीं लगता। तो फिर उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत क्या मानी गई है समीक्षा में? सबसे बड़ी ताकत, जैसा कि समीक्षा जोर देकर कहती है, वो है हाशिए पर खड़े लोगों का, उनका बेहद मार्मिक और मानवीय चित्रण। मानवीय चित्रण। हाँ, ईश्वर, ओम प्रकाश, दीना, ये सिर्फ कागज के किरदार नहीं लगते, बल्कि जीते जागते इंसान लगते हैं, जिनकी तकलीफों और छोटी छोटी खुशियों से पाठक जुड़ जाता है। उनकी जो गरिमा है, उसे बनाए रखने का जो संघर्ष है, वो दिल छू लेता है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चित्रण, खासकर इमरजेंसी का। हाँ, वो भी एक बड़ी सफलता मानी गई है। उपन्यास सिर्फ व्यक्तिगत कहानियों का गुच्छा नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ा ऐतिहासिक दौर, इमरजेंसी, इन व्यक्तिगत जिंदगियों को रौंदता हुआ गुजरता है। समीक्षा के अनुसार ये उस दौर का एक प्रामाणिक और असरदार दस्तावेज जैसा बन जाता है, जो सिर्फ तथ्यों से नहीं बल्कि भावनाओं से बात करता है। लेकिन समीक्षा कुछ कमजोरियों का भी जिक्र करती है।
एक तो ये कि उपन्यास का जो कुल मिजाज है वो बहुत उदास और त्रासद है। हाँ, ट्रैजिक। तो ये पढ़ना शायद आसान न हो सबके लिए। ये सच है, और समीक्षा इस बात को मानती है। कहानी में दुख, अन्याय और निराशा का भारीपन है। ये पाठक को भावनात्मक रूप से बोझिल कर सकता है। सही। आशा की झलकें हैं, पर वो स्थायी नहीं है। जैसा समीक्षा बताती है, ये एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, शायद परेशान भी करती है, लेकिन शायद यही उसका मकसद भी है। और उपन्यास का अंत कैसा है? समीक्षा उसे बेहद करुणाजनक, मतलब हार्ट ब्रेकिंग बताती है। हाँ, बिना कहानी का मजा खराब किए इतना कहा जा सकता है कि उपन्यास किसी आसान या सुखद अंत पर नहीं पहुंचता। ये यथार्थवादी है, और जीवन का यथार्थ अक्सर कड़वा होता है। समीक्षा के मुताबिक ये अंत पाठक पर एक गहरा असर छोड़ता है, शायद एक तरह की उदासी या बेचैनी भी, लेकिन ये कहानी की ईमानदारी को भी दर्शाता है। तो इतनी सारी बातों के बाद समीक्षा का अंतिम फैसला क्या निकलता है? रेटिंग क्या दी गई है इसे? कमियों के बावजूद समीक्षा इसे एक असाधारण कृति मानती है और इसे 4.85 की बहुत ऊंची रेटिंग देती है। 4.8? ये तो काफी ऊंची है। हाँ, बहुत ऊंची। ये रेटिंग यही बताती है कि उपन्यास का जो प्रभाव है वो उसकी संभावित कमजोरियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। और पाठक पर इसका असर कैसा रहता है? क्या ये बस एक कहानी है जिसे पढ़कर भूल जाएं? समीक्षा कहती है बिल्कुल नहीं। अ फाइन बैलेंस एक मुश्किल सफर हो सकता है पाठक के लिए, लेकिन ये एक ऐसा साहित्यिक अनुभव है जो पाठक के साथ लंबे समय तक रहता है। लंबे समय तक? जी। ये मानव गरिमा, अन्याय, वो जो लचीलापन है इंसान का, और जीवन के उसी नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे बढ़कर इसके किरदार दीना, ईश्वर, ओम प्रकाश, मानिक, वो पाठक के जहन में बस जाते हैं। याद रह जाते हैं। हाँ, याद रह जाते हैं। ये उन किताबों में से है जो पढ़ने के बाद भी आपसे बातें करती रहती हैं एक तरह से। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? What does this all mean? मेरे विचार में निचोड़ ये है कि अ फाइन बैलेंस महज एक उपन्यास नहीं है। ये 1970 के दशक के भारत का, खासकर इमरजेंसी के उस काले दौर का एक आईना है। एक आईना। हाँ, और ये एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी भी है। ये दिखाता है कि इतिहास की बड़ी घटनाएं, सरकार की नीतियां और समाज की जो गहरी जड़ें जमा चुकी समस्याएं हैं, वो कैसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को, उनके रिश्तों को, उनकी उम्मीदों को बेरहमी से कुचल सकती हैं या बदल सकती हैं। और साथ ही ये उस अविश्वसनीय मानवीय जज्बे को भी दिखाता है। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने का जज्बा, रिश्ते बनाने का और गरिमा के साथ जीने की कोशिश करने का जज्बा। बिल्कुल, ये इंसान के लचीलेपन और व्यवस्था की क्रूरता के बीच का एक अंतहीन संघर्ष है। हाँ, और ये दिखाता है कि वो फाइन बैलेंस, वो संतुलन कितना नाजुक होता है। बहुत नाजुक। लोग उम्मीदें बनाते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, जीने के मायने तलाशते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक ताकतें पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर सकती हैं। ये किताब इसी तनाव को, इसी कश्मकश को बड़ी ईमानदारी से पकड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम। इस उपन्यास की कहानी और उसके किरदारों के संघर्षों को जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर भयावह परिस्थितियों में भी मानवीय गरिमा और आपसी रिश्तों को बचाए रखने का मतलब क्या होता है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या आज भी हमारे समाज में, हमारी दुनिया में ऐसी ही फाइन बैलेंस वाली स्थितियां नहीं है, जहाँ उम्मीद और नाउम्मीदी, इंसानियत और वहशीपन, सृजन और विनाश, ये सब लगातार टकराते रहते हैं? शायद ये उपन्यास हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नई, ज्यादा गहरी नजर से देखने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान है।